जी हाँ साथियों, आपके लिए लेकर के मैं आ गया एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट जो आप कर रहे हैं और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी देख रहे हैं। एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है और आपके लिए मैं लगातार प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ, जिससे आपको सिलेक्शन लेने में और जो फेज़ 1 है उसको क्लियर करने में कोई दुश्वारी न हो। तो आइए हम लोग सेट को शुरू करने से पहले कुछ बातें, वैसी बातें कल को बेहतर करने के लिए हमको आज में एनर्जेटिक होना पड़ेगा। आज हम जब एनर्जेटिक रहेंगे तब जाकर के हमारा कल बेहतर होगा। तो सक्सेस की खास बात ये होती है ना दोस्त, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करना जानता है। और सक्सेस का सबसे बड़ी सफलता और सक्सेस का सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सफलता उन्हीं को मिलती है या सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं। और सक्सेस की सबसे ख़ास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। आप भी किसी चीज़ के लिए जब मेहनत करते हैं तो वो चीज़ आपके लिए, आपके प्रति क्या रहता है, हो के रहता है, आपके प्रति परिपूर्ण हो जाता है, समर्पण कर देता है, अपने आप को सौंप देता है। इसलिए मेहनत बहुत ज़रूरी है और सक्सेस तभी मिलता है जब मेहनत करते हैं। और सक्सेस की सबसे ख़ास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट पे आते हैं। आज का क्वेश्चंस, अच्छा क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल एनर्जेटिक क्वेश्चन है, बनाएंगे, दिल बाग बाग होगा कि क्वेश्चन ऐसा भी होता है। जी हाँ साथियों, ये क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है या किसी एग्ज़ाम में पूछने की संभावनाएं हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन है, मनुष्यों में निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है। तो निकट दृष्टि दोष क्या कहलाता है? तो निकट दृष्टि को हम लोग मायोपिया के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? मायोपिया के नाम से जानते हैं। तो इसका जो शुद्ध रूप से आंसर हो गया आपका मायोपिया हो गया। निकट दृष्टि दोष होता क्या, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि नज़दीक की चीज़ जो है दिखेगी और दूर की चीज़ जो होगी अस्पष्ट नहीं दिखेगा। दूर की चीज़ अस्पष्ट नहीं, तो उसी को हम लोग कहते हैं अस्पष्ट नहीं, निकट दृष्टि दोष। अगर ये लंबे समय तक अगर रह गया मानव के अंदर तो बीमारी मोतियाबिंद हो या ग्लूकोमा हो, आंख डैमेज हो सकता है। आखिर ये बीमारी होता क्यों है, कैसे हो जाती है? तो जी हाँ साथियों, आपका सवाल बिल्कुल सही है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न या मायोपिया तभी होती है जब मानव के आंख की पुतली की साइज बड़ी हो जाती है। और पुतली की साइज बड़ी होने के कारण क्या होता है कि जो इमेज को बनना चाहिए, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बिल्कुल आपने सही आंसर कहा, रेटिना पे बनता है। यानी प्रतिबिंब को बनना चाहिए रेटिना पे, और आंखों की पुतली का साइज बड़ा हो जाने के कारण वो पुतली या जो है प्रतिबिंब जो है रेटिना पर ना बन करके रेटिना से क्या हो जाता है, आगे बन जाता है। और आगे बन जाने के कारण जो दूर की चीज़ें हैं वो स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते हैं। ठीक है, पुतली का साइज बड़ा हो जाएगा और प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके कहाँ बनेगा, रेटिना से आगे बन जाएगा, जिस कारण आप दूर की चीज़ों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। सवाल ये उठता है साथियों कि आखिर लक्षण क्या है कि मायोपिया का सिम्टम हुआ है। अगर आपकी आंख का पलक झपकना जल्दी जल्दी हो रही है या अगर किसी चीज़ को अगर देख रहे हैं आप तो आंखों पे तनाव आ रहा है, तो हो सकता है इसका लक्षण है। लक्षण कुछ इस प्रकार होता है कि अगर मान लिया जाए कि आपकी आंखों पे कोई चीज़ को देख रहे हैं तो तनाव आ रहा है, तनाव का आना, तनाव, उसके बाद देखते देखते आंखों से आंसू का आ जाना। अगर आंसू आ रहे हैं तो इसके लक्षण हो सकते हैं। दूसरा, पलक लगातार जल्दी जल्दी झपकना, ये भी इसका जो है लक्षण मायोपिया का हो सकता है। ठीक है, इसको दूर करने के लिए अगर चाहते हैं इन सब चीज़ों से बचे रहें तो आप लगातार विटामिन ए वाले फ्रूट का सेवन करिए और ज़्यादा मात्रा में आप या तो एप्पल को ले लीजिए या पपीता ले लीजिए। है ना, पपीता को ले लीजिए आप। ठीक है, चलिए, तो अगर पपीता का अगर नियमित जो है रेगुलर सेवन कर रहे हैं या एप्पल का, सेब का,
तो ये दोष नहीं पाया जाएगा। ठीक है, चलिए वही बात कर ले हम लोग। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? तो हाइपरमेट्रोपिया जो होता है वो ये ज़्यादा अक्सर देखा जाता है, ओल्ड एज में देखा जाता है। इसमें क्या होगा कि निकट की चीज़ आपको देखने में दिक्कत आएगी, निकट की चीज़ देखने में दिक्कत आएगी और दूर की चीज़ें आपको दिख जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और इस दोष को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा उत्तल लेंस। क्या लेना पड़ेगा? उत्तल लेंस। जी हाँ साथी, तो यही बात कर ले हम लोग। मायोपिया के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस हम लोग लेंगे? अवतल लेंस लेंगे। अवतल लेंस का चश्मा लगाइए और ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ें आपके लिए है। चलिए, प्रेस बायोपिया क्या होता है? तो प्रेस बायोपिया एक क्या होता है ना कि तनाव ग्रसित हो जाता है आंखों पे। ये ओल्ड एज में ही देखा जाता है और ये अभी भारत के अंदर नहीं है, यूके वगैरह, ब्रिटेन, अमेरिका ही में ये ढूंढ रहा है। इसको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको ले लीजिए साथियों स्क्रीनशॉट। और हम लोग जो है आगे बात करेंगे। आगे का प्रश्न आज आपका क्या है देखते हैं। आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है? यानी भारत में स्थानीय सरकार जो लोकल चुनाव होती है, स्थानीय सरकार का हिस्सा आपका विकास प्राधिकरण ये नहीं है। आंसर आपका सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जिला परिषद है, ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है। वही बात कर लिए, ग्राम पंचायत का गठन हो, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 40। कभी कभी क्या होता है ना साथियों, जो बातें हम सुनते हैं और सुनने में कुछ ऐसी अगर कंसंट्रेशन के साथ हम सुन लेते हैं तो वही प्रश्न हमारा बन जाता है। तो मैं आपसे बार बार विनती करता हूं कि जो चीज़ें एक्सप्लेनेशन किया जाए उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सुनने से क्या होगा कि दो चीज़ें होगी, एक तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ा रहेगा और दूसरा चीज़ है कि इसके जो है ना डेप्थ में भी जानकारी हो जाएगी, फिर उस चीज़ को आपको चैप्टर को देखने की ज़रूरत ना पड़ेगी। इसलिए ये ज़रूरी है, तो एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास टेक्नोलॉजी इतना फास्ट है, आप चाहें तो मेरा स्पीड 2 गुना कर दें, आप चाहें तो मेरा स्पीड 5 गुना कर दें, ये आपके हाथ में अख्तियार है। जितना चाहे स्पीड मेरा बढ़ा सकते हैं, लेकिन हाँ याद रखिए वहाँ पे पॉज नहीं करिएगा जहाँ पे मुंह खुला हुआ नज़र आ रहा है। जैसे अगर ये खुला हुआ है तो अगर पॉज कर देंगे तो मक्खी घुस जाएगा ना, तो इसको बचा देना है। बाकी आप जितना स्पीड में चाहे बढ़ा करके देख सकते हैं, इतना स्पीड में आप है, जितना स्पीड में भी आप कर लेंगे आवाज़ स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगी। ठीक है, वही अगर बात कर ले नगर पालिका की, तो नगर पालिका आपका अनुच्छेद 243। ठीक है ना, ये बात याद रख लीजिएगा। आइए, डैश भारतीयों द्वारा पूरी तरह से प्रबंधित होने वाला पहला बैंक था, कौन था? बिल्कुल पहला बैंक आपका पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक। पूछ दिया जाए कि पंजाब नेशनल बैंक का जो है स्थापना कहाँ हुआ था? तो लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। कब स्थापना हुआ था पंजाब नेशनल बैंक का? तो याद रखिए 1984 में हुआ था इसका स्थापना। इतना पूछेगा नहीं, आपसे पूछ सकता आरबीआई की स्थापना, तो वह याद रखिए आप, आरबीआई बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935, ये आरबीआई बैंक की स्थापना होती है। ठीक है, तो ये याद रखिए, आरबीआई का पूछ सकता है, ये सब नहीं पूछेगा। सेंट्रल बैंक की स्थापना 1911 में होती है, सबसे पुरानी बैंक आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक की बात करिए तो स्टेट बैंक की स्थापना जो होती है 1955 में होती है। ठीक है, चलिए बैंक ऑफ इंडिया की बात करिए तो ये भी लिख ही लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में होती है। ठीक है, पंजाब नेशनल की जो है बैंक की स्थापना 1985। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा ले लीजिए स्क्रीनशॉट। कुछ कुछ डेटे जब माइंड में आ ही गया तो मैं बता ही दूं। ठीक है, चलिए आइए, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई कब? तो ये अस्तित्व में आया 1952 में। कब आया? 1900। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहला चुनाव कब हुआ था, तो पहला चुनाव आप याद रखिए, फर्स्ट चुनाव जो होता है कब होता है? 25 अक्टूबर 1951। 25 अक्टूबर 1951 की होती है। उसके बाद दूसरा ये लेकर के आप याद रखिए 21 फरवरी 1952 तक चलती है। 1952 पहला चुनाव, 25 अक्टूबर 1951 और दूसरा 21 फरवरी 1952। तो आपका जो है संपन्न हुआ यहाँ तक, यानी पहला निर्वाचित कंप्लीट होता है 1952 में। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि उस समय लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी, तो याद रखिए लोकसभा सीटों की जो संख्या थी 489।
सीटों की संख्या 489। ठीक है, चलिए ये बात आप जो है माइंड में रख लीजिए। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। अल ब्रूनी फारसी विद्वान किस आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान और भारत आया था? तो ये याद रखिए, अफगानिस्तान से भारत आने वाला ये जो आया था, महमूद गजनवी के साथ आया था। महमूद गजनवी अटैक जो किया था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे, सबसे पहले अटैक किया था ये। ठीक है ना, तो यानी आपका अल ब्रूनी जो है महमूद गजनवी के साथ आया है। आपका ये करेक्ट आंसर महमूद गजनवी, डी नंबर इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए भारत सरकार ने किस मुद्दे के समाधान के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया? तो जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपको ये कराया क्वेश्चन है और इसका आंसर रखेंगे, यानी बालिकाओं की लिंगानुपात में जो गिरावटें आई हैं, इसको लेकर के जो है भारत सरकार बेटी जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं। और कहाँ से देते हैं? बिल्कुल आप याद रखिए, ये देते हैं हरियाणा से। भारत सरकार हरियाणा में एक जगह है पानीपत। कब? 2015 में। कब दिया जाता है? 2015 में 22 जनवरी को। ठीक है ना, 22 जनवरी को 2015 में हरियाणा में एक जगह है पानीपत, वहां से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है। और इसका मेन उद्देश्य होता है लिंगानुपात में जो गिरावटें आई हैं उसको मेंटेन करने के लिए। तो आपका आंसर आएगा सी, बालिकाओं के लिंगानुपात में गिरावट। ठीक है, एक प्रस्ताव जा चुका है, अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो 2020 में दिया गया है, तो नाम इसका बदला जा सकता है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो है नाम बदल करके रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा? बेटी आपका धन है, राजलक्ष्मी, राज विजय लक्ष्मी। ठीक है ना, तो ये नाम बदला जा सकता है। अगर बदला गया तो ये नाम आएगा बेटी आपकी धन लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, विजय लक्ष्मी है। ये नाम संशोधन करके, इसलिए बेटी से आप प्रेम करिए, प्यार करिए, क्योंकि बेटी से ज़्यादा, बहन से ज़्यादा आपको मानने वाला कोई नहीं मिलेगा। ठीक है ना, बेटी है तभी संसार का रौनक है, बेटी नहीं होगी तो ये संसार एक वीरान हो जाएगा। जिस प्रकार अगर आप देखते होंगे कहीं कीचड़ लगा हुआ है और हर जगह कचरा है, उस कचरा में अगर एक गुलाब का फूल खिल जाए तो उस कचरे की अहमियत उस गुलाब के हो जाने से बदल जाती है। लोग कचरा को भूल जाएगा, गुलाब को याद रखेगा। तो ठीक उसी प्रकार है, मुआशरे से अगर किसी मुआशरे में अगर लड़की नहीं है तो समझिए कि वो घर जो है, वो इलाका, वो एरिया एक वीरान सुनसान है। लड़की के होने से, बेटी के होने से घर में रौनक होती है, घर में अमन होता है, घर में शांति आती है। इसलिए बेटी से प्रेम करिए, भेदभाव न रखिए, इक्वलिटी की भावना रखिए। बेटा हो या बेटी सब है एक समान, ये नारा आप लगाइए और ये दीजिए। ठीक है, तभी जाकर के आप एक विकसित समाज का क्या कहते हैं गठन कर पाएंगे, एक विकसित समाज का निर्माण कर पाएंगे। ठीक है, तो आज से इक्वलिटी की भावना रखिए, बहन हो या भाई सब है एक समान, बेटा हो या बेटी सब है एक बराबर। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है, वो कौन है? वनों की कटाई के लिए प्रमुख जिम्मेदार आपका कृषि है। बढ़ते डिमांड को लेकर के बहुत ज़्यादा वन को काट करके कृषि के लिए उसको उस जगह को अपना बनाया जा रहा है, तो यानी इसके लिए जिम्मेदार, वनों की कटाई के पीछे जिम्मेदार जो है आपका कृषि है। कौन है? कृषि है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारतीय संसद के किसी भी सदन को बुलाने, सत्रावसान करने की शक्ति किसे प्राप्त है? बिल्कुल आपने सही आंसर कहा और आपका आंसर आ गया राष्ट्रपति। और यहीं पे आपसे पूछ दिया जाए कि किस अनुच्छेद के तहत, तो याद रखिए अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दी जाती है कि वो भारतीय संसद के किसी भी सदन को बुलाए, सत्रावसान करे और उसे चाहे तो भंग कर दे। ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 85 यानी एक बार बैठक के बीच यानी 6 महीना से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी एक वर्ष में 2 बार कम से कम सदन की बैठक हो जानी चाहिए, 2 बार सदन की बैठक। यही बात रखेंगे अगर राज्यसभा और लोकसभा, लोगों की सभा लोकसभा,
राज्यों की सभा राज्यसभा, राज्यों की सभा राज्यसभा, लोगों की सभा लोकसभा, ये दोनों की संयुक्त बैठक जो होती है और राष्ट्रपति बुलाती है, ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक, ये अनुच्छेद है 108। ये याद रखिए, कभी कभी पूछ देता है कि राज्यसभा और लोकसभा के बीच जो संयुक्त बैठक होगी, एक साथ बैठक राष्ट्रपति बुलाती है, किस अनुच्छेद के तहत? याद रखिएगा, अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद, अरे 180 लिखा जा रहा, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक। अगर राष्ट्रपति संसद के नियम को फॉलो नहीं करती है तो उन पे महाभियोग लगाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत। अगर राष्ट्रपति संसद के रूल को फॉलो नहीं करती है, फॉलो नहीं करती है तो इन पे लगाया जाएगा महाभियोग। क्या लगाया जाएगा? महाभियोग। किस अनुच्छेद के तहत? महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत। एक वर्ष में कुल कितनी बार हो जाना चाहिए? 2 बार। 6 महीना से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। अब 6 महीना से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए तो ऑब्वियस बात है 2 ही बार होगा। ठीक है, चलिए, तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85 के तहत। बिल्कुल आपने सही आंसर किया। आइए अगला प्रश्न आते हम लोग। राष्ट्रपति किस समुदाय के दो सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है? तो बिल्कुल आपने आंसर सही किया। एंग्लो इंडियन के लिए 2 लोकसभा सीट को जो है मनोनीत कर सकता है एंग्लो इंडियन। क्या वर्तमान में एंग्लो इंडियन के लिए सीट है? तो नहीं, पहले था। 2020 126वें संविधान संशोधन 2020 में इसको हटा दिया गया, इसको हटा दिया गया। ठीक है, चलिए, अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति जो है एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत करती है किस अनुच्छेद के तहत करती है? तो याद रखिए, मनोनीत करने का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 331 और 126वें संविधान संशोधन 2020 के ही तहत SC ST के लिए जो आरक्षण रिजर्वेशन है उसको 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये भी एक बात याद रखिए, यानी 126वें संविधान संशोधन से 2 चीज हुआ। क्या हुआ? पहला तो चीज याद रखिएगा कि एंग्लो इंडियन सीट हटाया गया, और दूसरा SC या ST के लिए जो आरक्षण है 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर फिर से राष्ट्रपति चाहे एंग्लो इंडियन के सीट को मनोनीत कर सकता है, ला सकता है, तो ये अनुच्छेद आपका फिर लेके जाएगा 331 के तहत। तो ये बात आप जो है माइंड में नोट कर लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। कुछ बातें, कुछ तथ्य हम लोग करते चलते हैं, उसको जो है आप लेते चलिएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र, तो आपका अंदर हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र में चरणों का सही क्रम है? तो सबसे पहले फूड को हम लोग लेते हैं, तो लेने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंगेशन। उसको अंदर की ओर लेना अंतःग्रहण होगा। अंदर में जाने के बाद फूड जो है जैसे माउथ में लेते हैं तो माउथ में चबाना शुरू करते हैं, तो चबाने के बाद भोजन होता है टूटना। भोजन का क्या होता है? टूटन होता है, और टूटन को कहते हैं पाचन। यानी पिटाई जब शुरू हो जाएगा तो हो जाएगा पाचन क्रिया, और पचने के बाद उसका क्या होगा? अब जो चीज़ आपके फायदे के लिए है उसको अलग किया जाएगा, जो आपके फायदे के लिए नहीं है उसको अलग किया जाएगा। तो इसको कहते हैं अवशोषण। क्या कहते हैं? अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। अब जो आपके फायदे की चीज़ है वो आपके शरीर में यूज हो जाएगा, जो आपके फायदे की चीज़ नहीं है वो शरीर से बाहर हो जाएगा। तो उस बाहर वाले चीज़ों को, यानी बाहर वाले प्रोसेस को कहते हैं, बाहर निकलने के प्रोसेस को कहते हैं बहिक्षेपण, ईगेशन। तो आप कैंसर हो जाएगा। अंतर्ग्रहण, इंगेशन, फूड को लेना और फूड को पीटना, पाचन, और उसमें फूड में से फायदे वाला चीज़ को अलग हो जाना और नुकसान वाला चीज़ को अलग हो जाना, वो कहलाएगा आपका अवशोषण। और
खराब वाले चीज को शरीर से बाहर होना, बहिक्षेपण, इगेशन। तो आपका करेक्ट आंसर बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आइए, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता है? तो अक्सर देखा जाता था किस पशु का? तो बैल का। किसका देखा जाता था? बैल का। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की जो है मोहर किस पत्थर की बनी होती थी, तो हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर थी, मोहर वो शैल पत्थर का बना होता था, शैल पत्थर का। यही अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर है कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये लिख लीजिए कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए। तो इसको लिख लीजिए, सुमेरियन, सुमेरियन, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, मेसोपोटामिया, और आप याद रखिए ओमान, बहरीन और ईरान से प्राप्त हुए। मेरा तो काम है कि जो चीज जहां से क्वेश्चन बन सकता है उसको मैं आपको बताते चलूं, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए, हमारे ऑडियंस, हमारे विद्यार्थी, हमारे साथी उस क्वेश्चन को आसानी पूर्वक चुरा ले आए और मार्क्स को अर्जित करने में कामयाब हो, ताकि उनका सिलेक्शन में कोई बाधाएं उत्पन्न ना हो। ये ज्ञान घर का पहली प्रायोरिटी होती है। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल आप अब देख रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो इसकी पूरी कोशिश है कि आपको सिलेक्शन दिला करके ही दम लेगा। इसलिए मैं फिर से कहूँगा कि सक्सेस पाने की या सक्सेस की खास बात यह है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। तो आप भी चाहते हैं कि सक्सेस आप पे फिदा हो जाए, तो पहले आपको करना होगा मेहनत, फिर सक्सेस आप पे होगा फिदा। यानी किसी भी चीज़ को देखते ही होंगे आप, अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, प्रपोज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोलिए, वक्त देना पड़ेगा, पहले उसके फेवरेट चीज़ों, इसके पसंदीदा चीज़ों को देखना पड़ेगा, इसे पसंद क्या है नहीं है, फिर आप प्रपोज करेंगे। डायरेक्ट यूँ प्रपोज किसी को कोई नहीं कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी क्या, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा कि उसका पसंदीदा चीज़ है क्या, वो क्या पसंद करती है या क्या पसंद करता है। फिर जा कर के आप गुलाब के फूल पेश करेंगे। तोहफा में मोहब्बत में नजराना, यानी मोहब्बत की नजराना है गुलाब का फूल, इसे स्वीकार करिए। स्वीकार हुआ तो प्रपोजल एक्सेप्ट है, इनकार हुआ, रिजेक्ट हुआ तो प्रपोजल रिजेक्ट है। तो अब जब रिजेक्ट हुआ तो आपको हताश निराश नहीं हो जाना है, वहाँ पे बोलना है। रिजेक्शन अगर हो ही गया है, दिल पे चोट नहीं लाना है, बस हंस के बोल देना है, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, तू अकेली इस जहाँ में तो नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छे अंदाज में बोल देना है और ये टेंशन में नहीं रहना है। ठीक है, चलिए घुट घुट करके नहीं आना। आइए, पक्षियों के अध्ययन को डैश कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं बोलिए? ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। तो आपका है क्या ऑप्शन? हाँ, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब यहीं पे बात किया जाएगा कि हर्पेटोलॉजी क्या है। तो हर्पेटोलॉजी जो है आप देखेंगे एम्फीबियन, जो जल पे भी रहता है और भूमि पे भी रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एम्फीबियन। क्या कहते हैं? एम्फीबियन। तो ये अध्ययन है किसके बारे में? अध्ययन है एम्फीबियन, उभयचर और रेप्टाइल, रेंगने वाला को हम लोग स्टडी को हम लोग इसके बारे में स्टडी, एम्फीबियन के बारे में और रेप्टाइल के बारे में अध्ययन कहलाता है क्या? हर्पेटोलॉजी। वही बात कर लीजिए ऑप्थेल्मोलॉजी, ये आपके जो है मानव नेत्र के अध्ययन से संबंधित है, यानी नेत्र से संबंधित, आई से संबंधित है। ठीक है, और यही एंथ्रोपोलॉजी का है, तो ये मानव शास्त्र है। क्या है? मानव के सामाजिक अध्ययन, यानी मानव के बारे में अध्ययन, उसके आधारभूत समझ, यही कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। तो ये बात आप याद रखिए। ठीक है, आइए, करो या मरो के नारे से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की पहचान हुई? तो करो या मरो 8 अगस्त 1942 गांधी जी का ये नारा बुलंद होता है। डू एंड डाई, हासिल करो या मर जाओ। अगर आज चूक गए तो फिर ये मौका नहीं आने वाला है और ब्रिटिश का वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए इसे उखाड़ फेंको, या तो उखाड़ फेंको या जहां हो वहीं मर जाओ। ये डू एंड डाई का नारा महात्मा गांधी को जाता है और जिसे
आज़ादी में आसानी हाथ लगी। ठीक है, चलिए। प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य के लिए अद्वितीय है? तो प्रसिद्ध हॉर्नबिल जो महोत्सव है ये 2000 में नागालैंड सरकार ने स्वीकार किया, मनाने का श्रेय दिया। तो ये आप रखिए, नागालैंड सरकार, नागालैंड राज्य की ये कहानी है। और इसकी सबसे खास बात क्या है कि हॉर्नबिल को नागालैंड के परिप्रेक्ष्य में त्योहारों के त्यौहार के नाम से जाना जाता है। तो एक बात याद रख सकते हैं इसके बारे में कि हॉर्नबिल को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिए। दूसरा इसके बारे में याद रखिएगा कि आखिर ये त्योहार, ये उत्सव मनाने की परंपरा क्यों आई। तो यानी विभिन्न प्रकार की जो जनजातियां हैं, तो विभिन्न प्रकार की जनजातियों के बीच में समन्वय, संबंध, आपसी संबंध बनाने के लिए, उसमें कोई भेदभाव ना हो, उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए त्यौहार मनाने का परंपरा आया। और दूसरी बात, पुरानी संस्कृति सभ्यता को बरकरार रखने के लिए भी ये त्यौहार को मनाने का श्रेय जाता है, उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न है, आगरा के लाल किले की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी? तो आगरा के लाल किले की स्थापना जो है किसने की थी? बोलिए, कौन? अकबर। हाँ ठीक है आंसर। अकबर के पिताजी का नाम बाबर। क्या नाम है? बाबर का बेटा है अकबर। ठीक है, चलिए वही अगर बात करें कि जहांगीर, जहांगीर किसका बेटा है? जहांगीर अकबर का बेटा है। और जहांगीर ने ही, अकबर ने अपने जीवन काल में ही अकबर की मकबरा बनवाया, लेकिन उसी बीच में हो जाती है अकबर की मृत्यु। उस अधूरे काम को पूरा कराने का श्रेय जहांगीर को जाता है। यानी अकबर का मकबरा भी बनवाने वाला आपका जहांगीर है। और जहांगीर की एक बात और है कि जिसे जम्मू कश्मीर में शालीमार बाजार की स्थापना, शालीमार बाजार की स्थापना जो आप देखते हैं शालीमार, तो ये जहांगीर का ही देन है, जहांगीर ने ही दिया था शालीमार बाजार की स्थापना। ठीक है, चलिए बहादुर शाह जफर के बारे में जान लीजिए। बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट का अंतिम शहंशाह है, शासक। मुगल का अंतिम शासक, ये शहंशाह कहिए, शहंशाह, बादशाह है। ठीक है, चलिए शाहजहां के बारे में जान ही रहे। शाहजहां क्या बनवाया? ताजमहल। नहीं बनाकर ताजमहल, हम गरीबों को किया मोहब्बत का मजाक। किस तरह से शेर है? हाँ, आप शाहजहां के द्वारा बनाए गए ताजमहल से खुश हैं या दशरथ माझी के द्वारा पहाड़ को काट करके रास्ता बनाए गए उससे खुश हैं? तो बिल्कुल जवाब आ रहा होगा आपका कि दशरथ माझी द्वारा पहाड़ काट करके जो रास्ता बनाया गया उससे खुश है। कि ताजमहल और पत्थर पहाड़ के काट करके रास्ता दोनों प्रेम का ही प्रतीक है, दोनों प्रेम का ही प्रतीक है। और दोनों का कार्य संपन्न जो है पत्नी के मृत्यु के बाद ही हुआ है। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया अपनी बीवी की याद में जब वो मृत्यु को पा गई, और दशरथ माझी ने भी पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया जब पत्नी मृत्यु को पा गई। वो अलग बात है कि आखिर दशरथ माझी की जो पत्नी मृत्यु को पाई, पेट में दर्द हुआ और उस दर्द, इतनी दर्द ज़्यादा हो गई कि ट्रीटमेंट उपचार न होने के कारण पहाड़ के चारों तरफ से घूम करके जाने में लग गया समय, जिस बीच में ही वो डॉक्टर के पास न जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ देती है। वजह दशरथ माझी पता लगाते हैं। तो अगर वही दशरथ माझी, अगर रास्ता जो है स्ट्रेट होता, अगर शॉर्टकट होता तो काश मैं अपनी पत्नी के जान बचा पाता, लेकिन ये रास्ता पहाड़ की वजह से ये रास्ता काफ़ी लंबी हो गई, जिसके वजह से मैं पत्नी को ना बचा पाया। और इसी बीच में एक हथौड़ी और एक छेनी लेके बैठ जाते हैं और पहाड़ को काटने लग जाते हैं। ये बातें उन साथियों के लिए भी है जो हमेशा अवसर की तलाश में रहते हैं कि हमारे पास तो ये चीज़ें नहीं है, इसको हम कैसे करेंगे। किसी चीज़ को करने के लिए बस एक जुनून, एक जोश का होना ज़रूरी है। अवसर की ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें, अपॉर्चुनिटी होगी तभी जाकर के आप कुछ कर पाएंगे। तो याद रखें, ताजमहल हो या पहाड़ के काट करके रास्ता हो, दोनों प्रेम का ही प्रतीक है। एक दर्द में बनाया गया और एक खुशी में बनाया गया, याद में बनाया गया। तो ये बात
हमेशा याद रखेंगे कि अगर जुनून हो सर पे तारी तो ये बाधाएं कुछ नहीं काम आती। अगर आपको नशा सवार हो जाए कि मुझे ये चीज़ करना ही है, तो बताए, आप ही बताएं कि एक छेनी और एक हथौड़ी में क्या दम था कि इतनी बड़ी पहाड़ को काटा जा सकता था। एक तन्हा आदमी पहाड़ पे बैठ गया और छेनी हथौड़ी लेकर के पहाड़ को काटने में लग जाते हैं और अंततः काटते हैं जब तक वो रास्ता नहीं बना लेते हैं कि मैंने अपनी पत्नी को खोया है, अब कोई यहाँ से ना अपने परिवार को खोए, ना कोई पत्नी को खोए, ना बहन को खोए, ना ही भाई को खोए। ये रास्ता एक सीधी रास्ता हो जिससे आने और जाने में कोई दुश्वारी ना हो। वह थे दशरथ माझी। आइए अगला प्रश्न हम लोग लेकर के आते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द गढ़ा? तो भूगोल शब्द गढ़ने वाला आपका जो है इरेटोस्थेनीज है। इरेटो क्या है? इरेटोस्थेनीज है, स्थेनीज। आपका ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल के विभाजन के पीछे माना जाने वाला वास्तविक कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन की नीति थी क्या? अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति। ये तो अंग्रेजों में था ही, और ये नीति अभी भी समाज में उत्पन्न है। अंग्रेज तो भागने को भाग गया, देश हमारा आज़ाद हो गया, लेकिन इस तरह की कूटनीति, फूट डालो और राज करो, आज भी किसी किसी व्यक्तियों में, किसी व्यक्ति की बात नहीं कहिए, अगर 100 लोगों हैं जिसमें से 10 लोग सही है, 90 लोगों में ये नीति पाई जाती है। फूट डालो और राज करो, परिवार को तोड़ो और राज करो। तो ये चीज़ से आपको बचना है। समय आपका है, पैसा आपका है, तो निर्णय लेने का अधिकार किसी दूसरे के पास कैसे हो गया? मौका आपने दिया तभी आपके घर बर्बाद हो रहे हैं। ये डिसीजन आपकी खुद होनी चाहिए, डिसीजन आप लीजिए, तब जाकर कि आप चीज़ ये फूट डालो और राज करो की नीति से बच पाएंगे, अन्यथा आप भी बर्बाद हो जाएंगे। और अभी तक यानी नहीं जाने कितने समाज, कितने घर तबाह हो बर्बाद है, क्योंकि उसने दूसरी की बातों को सुना, उसकी बात को सुना जिसने हमेशा फूट डालने का काम किया। आपकी मुसीबत में कभी वो साथ नहीं दिया, लेकिन आपकी खुशी को अरंगे लगाने में वो हमेशा आगे रहा कि ये व्यक्ति आगे को कैसे बढ़ रहा है, इसे कैसे डैमेज किया जाए, इसको कहाँ से खींचा जाए, इसकी कमज़ोर कड़ी क्या है। अगर इनको भाइयों में बन रहा है तो भाइयों में फूट डालो, अगर इनको पड़ोसी से बन रहा है पड़ोसी में फूट डालो, अगर इनको लोगों में अच्छा वर्चस्व है तो लोगों में नेगेटिव डालो। तो इस तरह की प्रवृत्ति, इस तरह की सोच रखने वाले, इस तरह की मानसिकता वाले अभी भी समाज में भरे पड़े हैं, बड़े पैमाने पे हैं। उन चीज़ों से आप बचने का प्रयास करिए। ठीक है, तो ये अंग्रेज़ों की नीति थी। किसकी? लॉर्ड कर्जन की। अंग्रेजी की फूट डालो और बोलो राज करो, ये नीति थी, और ये कामयाब हुआ भी। उस समय बंगाल जो है 2 डिवीज़न में बंट गया, यानी डिवीज़न के बाद जो है, बंगाल विभाजन के बाद, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, बंगाल विभाजन हुआ 1905। बंगाल 2 प्रांतों में बंट गया, 2 प्रांत में, एक आधुनिक और एक पूर्वी बंगाल। आधुनिक पश्चिम बंगाल कह लीजिए, पश्चिम बंगाल, और एक पूर्वी बंगाल। बंगाल के पूर्व साइड पूर्वी बंगाल, यानी कर्जन का यह कामयाब हो ही गया और यहां बांट ही दिया। ठीक है, पश्चिम बंगाल के जो है आधुनिक पश्चिम बंगाल में जो हिस्सा आया वो आपका उड़ीसा, बिहार, और पूर्वी बंगाल में जो जगह आया वो असम आया, है ना, असम आया। ठीक है, आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा कि जो अंग्रेज लॉर्ड कर्जन का जो विभाजन नीति आया तो इसको समाप्त किया गया कि नहीं किया गया, रद्द किया गया? हाँ जी हाँ साथियों, रद्द किया गया। यानी बंगाल विभाजन रद्द हुआ। कब हुआ? बंगाल विभाजन रद्द होता है कब? 1911 में। किसके समय में? उस समय कौन रहता है? गवर्नर जनरल रहता आपका वायसराय, कह लीजिए वायसराय, राष्ट्रपति की इक्विवेलेंट हो जाता है तो वायसराय। इसको हम लोग यानी जो है उस समय रहता है ये हार्डिंग। कौन रहता? हार्डिंग रहता। यानी हार्डिंग के समय जो है बंगाल विभाजन को नकारा जाता है, रद्द किया जाता है। और इसी समय एक याद रखिए कि उस समय भारत की राजधानी होती है कोलकाता, तो कोलकाता से राजधानी को शिफ्ट किया जाता है दिल्ली में। यानी दिल्ली का स्थानांतरण कब हुआ? ट्रांसफर कोलकाता से दिल्ली कब हुआ? तो ये याद रखिए वर्ष 1911, यानी कोलकाता से
कोलकाता से दिल्ली हार्डिंग के ही समय होता है। कब? 1911 में राजधानी शिफ्ट, राजधानी शिफ्टिंग, राजधानी शिफ्टिंग होती है। ठीक है, तो ये बातें आप जो है माइंड में रख लीजिए। तो ये था हार्डिंग और कर्जन। कर्जन ने कामयाब हुआ भी बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल को बांट ही दिया दो डिवीजन में, आधुनिक पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल का जो हिस्सा आया वो असम से आया, और पश्चिमी बंगाल आधुनिक भारत में बिहार और उड़ीसा आ गया। ठीक है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा। आइए अगला प्रश्न। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और उग्रवादी दोनों नेता एकजुट हुए। इसकी अध्यक्षता डैश ने की थी? तो इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया, अंबिका चरण मजूमदार ने किया। तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि नरमपंथी और गरमपंथी दोनों एक प्लेटफॉर्म पे जो है कितने वर्षों बाद आया? यानी 1907 में दो, यानी जो अधिवेशन होती है कांग्रेस अधिवेशन 1907 में, उसमें कांग्रेस जो है दो गुटों में बढ़ जाती है, एक नरम दल और एक गरम दल। नरम दल और गरम दल। नरम दल, दाल लिखा गया। नरम दल चाहती है कि स्वदेशी आंदोलन जो है वो सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही रहे, यानी बंगाल रीजन में ही रहे, और गरम दल चाहती है कि स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में फैले, जहां जहां भारत का हिस्सा है प्रांत वहां वहां फैले। गरम दल के नेता जो होते हैं, तीन नेता का फेमस नाम याद रखिएगा, कौन है? विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र पाल गरम दल के नेता, और लाला लाजपत राय, बाल पाल बाल लाला लाजपत राय, और तीसरा होता है बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। नहीं, आप याद रखिए कोड, पाल, विपिन चंद्र पाल, बाल और लाल। पाल, बाल, लाल, ये तीनों जो है गरम दल के नेता होते हैं। वही नरम दल की बात करिए तो नरम दल के नेता आपके हैं कौन? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। नरम दल और गरम दल दोनों एक साथ 1907 के बाद 1916 की जो लखनऊ अधिवेशन होती है उसी में शामिल होता है, दोनों एकजुट पे आता है, और उसी में ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच भी जो है साठगांठ होती है, मामला बन जाता है। नहीं तो मुस्लिम लीग अलग प्लेटफॉर्म पे और कांग्रेस अलग प्लेटफॉर्म में था। ठीक है ना, तो ये याद रखिए, ये 10 वर्ष के बाद, यानी नरम दल और गरम दल जो है 10 वर्ष के बाद एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं, और लखनऊ का अधिवेशन ही है वैसा अधिवेशन जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो मतभेद थे उसको दूर किया गया, उसको मिटाया गया और एक प्लेटफॉर्म पे आया। किसके रोल से? याद रखिए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच दोस्ती, या यूं कह लीजिए कि साठगांठ हुआ लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही 3 लोगों की मेहनत से। कौन कौन? एक है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। दूसरी है एनी बेसेंट, एनी बेसेंट ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई, एनी बेसेंट। और तीसरा व्यक्ति है मोहम्मद अली जिन्ना। ये इन तीनों के प्रयास से मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ हो पाया। ठीक है, वही बात कर ले कि इसी अधिवेशन में ही, लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही महात्मा गांधी को एक पद दिया जाता है, एक पद से नवाजा जाता है। क्या? हिंदू मुस्लिम राजदूत के उपाधि से नवाजा जाता है, और ये नवाजने वाली कौन होती है? सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू। यानी लखनऊ के अधिवेशन 1916 में ही महात्मा गांधी को एक उपाधि दिया जाता है। क्या? हिंदू मुस्लिम राजदूत के नाम से जाना जाता है, यानी उपाधि ये दिया जाता है, और ये उपाधि सरोजनी नायडू देती हैं। राजदूत हिंदू मुस्लिम महात्मा गांधी को ये दिया जाता है, कौन देती है? सरोजनी नायडू देती है। तो ये गांधी जी से संबंधित था, ये बात याद रखिए। चलिए आइए अगला प्रश्न। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? द टेस्ट ऑफ लाइफ जो है ये पुस्तक जो है युवराज सिंह द्वारा लिखी गई, युवराज सिंह द्वारा लिखी गई। आइए अगला प्रश्न। 1998 में भारत के डैश परमाणु विस्फोटक का उपकरणों का परीक्षण
किया गया था। कब किया गया था ये कहाँ किया गया था 1998 में? ये पोखरण में किया गया था। हाइड्रोजन बम, कौन सा बम? हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया था पोखरण में। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न है, बिहार के चंपारण में वर्ष द्वारा सत्याग्रह किया गया था डैश में महात्मा गांधी, यानी किस वर्ष महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह, ये याद रखिए, वर्ष 1917, वर्ष है 1917। चंपारण सत्याग्रह क्या थी, किससे संबंधित थी? तो ये याद रखिए, ये नील विद्रोह था। क्या था? नील विद्रोह, जिसको तीन कठिया के नाम से भी फेमस है, जाना जाता है। तीन कठिया क्या है? यानी 1 बीघा पे, यानी 20 कट्ठा पे अंग्रेजों ने जबरदस्ती कर रखा था कि 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा में नील उगाना ही पड़ेगा। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील उठाना ही पड़ेगा, आपको नील उगाना पड़ेगा। ये जुल्म था। तो इसी जुल्म को देखते हुए गांधी जी को जो है चंपारण की तरफ रुझान करने वाले एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम होता है राजकुमार शुक्ल। यानी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि गांधी जी को चंपारण की तरफ कौन लाया, तो राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को चंपारण की तरफ लाया। ठीक है, चलिए क्या थी प्रणाली? ये नील विद्रोह था। और ये नील विद्रोह यानी किसानों के साथ हो रहे जुल्म, 3 कट्ठा पे, यानी 1 बीघा में 20 कट्ठा पे 3 कट्ठा में आपको नील उगाना ही पड़ेगा। ये जुल्म था अंग्रेजों के खिलाफ, यानी अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, चलिए, और यही आपका सत्याग्रह थी। और सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति जो है नील चंपारण विद्रोह से नहीं है, रोलेट एक्ट से लिया गया है। कहां से लिया गया है? रोलेट एक्ट के विरोध में लिया गया है। रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह। और आप ये एक बात याद रखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह जो है इसको हम लोग पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। तो एक प्रश्न यहां भी बन सकता है, यानी पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन चंपारण की सत्याग्रह है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न हमारे पास आता है। सऊदी अरब 2018-19 में पेट्रोलियम के निर्यात में दुनिया में सबसे आगे है। दूसरा स्थान कौन सा देश रखता है? तो दूसरा स्थान जो है आपका रूस रखता है। दूसरा स्थान कौन रखता है? रूस रखता है, ये याद रखिए, सॉरी रूस रखता है। दूसरा स्थान कौन रखता है? रूस रखता है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य में किलोमीटर में रेलवे लाइनों की लंबाई सबसे अधिक है? तो ये याद रखिए, उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? थोड़ा सा जान लीजिए। राज्यसभा सीटें हैं 31, लोकसभा कितनी? 80। यूपी का सबसे बड़ा जिला कानपुर, कानपुर। ठीक है, यूपी से संबंधित एक बात याद रखिए, ये भारत के 9 राज्यों से सीमा बनाती है, 9 राज्यों से सीमा, और एक नेपाल के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेपाल के साथ भी बनाती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, चलिए ये बात याद रखिए। आइए अगला प्रश्न। हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे निम्नलिखित में से कौन सी पोषण प्रक्रिया अपनाते हैं? तो ये स्वपोषी पोषण अपनाते हैं, मतलब वैसा जीवाणु जो अपना खुद भोजन बनाए, वैसे जीव जो अपना खुद जो है भोजन बनाए। और हरे पौधे और कुछ जीवाणु जैसे है, जीवाणु की बात करें ब्लू ग्रीन अलगी, जीवाणु कौन है? ब्लू ग्रीन अलगी, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो ये जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो ये स्वपोषी कहलाते हैं। और जो खुद अपना भोजन बनाता है उसी को हम लोग कहते हैं स्वपोषी। स्व मतलब सेल्फ पोषी, और पोषण मतलब न्यूट्रिशन, भोजन बनाने वाले को हम लोग बाय सेल्फ, उसी को हम लोग कहते हैं स्वपोषी। ठीक है, तो ये आंसर हो जाए आपका बी नंबर, द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के प्रति उदारवादी, कार्मिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो बिल्कुल आपका ये आंसर सही जा रहा है। कौन सा आंसर होगा? गोपाल कृष्ण गोखले इज द करेक्ट आंसर। तो आज का ये सेशन, ये का जो लास्ट क्वेश्चन था जिसका आपने आंसर बिल्कुल सही किया, ये शायद क्वेश्चन कल का रिपीटेशन क्वेश्चन है। तो ज्ञान घर यूट्यूब चैनल आपके प्रति पूरा चिंतित है। अगर आप सेट को लगातार प्रैक्टिस में लगे हुए हैं तो यकीन जानिए कि आपका लेवल बूस्टअप होगा ही, और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत हद तक मदद करेगी। चाहे आप जिस एग्जाम के लिए देखना चाहते हैं, देखिए नुकसान नहीं करेगा, यहाँ तक कि फायदा ही करेगा। तो ज्ञान घर यूट्यूब चैनल के साथ आप बने रहें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ज्ञान घर यूट्यूब चैनल आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आता है, प्रैक्टिस सेट करा रहा है। तो आप प्रैक्टिस सेट इस चीज़ का लाभ उठाइए
और आनंद लीजिए। जहाँ रहिए इंजॉय करिए, स्वस्थ रहिए, धनवान रहिए, धन रहिए। ज्ञान का यूट्यूब चैनल से बने रहिए।